नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जुपिटर में। दोस्तों, आज हम गवर्नर जनरल और उनकी नीतियों का भाग 4 पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत जो कंपनी के अधीन शासन व्यवस्था थी उसके अंतर्गत जो विभिन्न विधेयक तथा एक्ट कानून जो पास किए गए थे उनके बारे में आज के वीडियो में देखेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत कर। कंपनी के शासन के तहत संवैधानिक विकास 1773 से 1758 ईस्वी के मध्य में सबसे पहले आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, उसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, उसके बाद चार्टर एक्ट आता है 1793 में जो पहले के अधिनियम पास किए गए थे उनमें सुधार हेतु, उसके बाद चार्टर एक्ट 1813 में आता है, फिर चार्टर एक्ट 1833 में आता है, उसके बाद चार्टर एक्ट 1853 में आता है, उसके बाद आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारत सरकार अधिनियम 1858। ये इस प्रकार से कंपनी के शासन के संवैधानिक विकास की प्रक्रिया चलती है। उसके बाद भारत ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ जाता है। चलिए अब इस क्रम में सबसे पहले देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 प्लासी तथा बक्सर युद्ध जीतने के बाद में 1769 ईस्वी में बंगाल में भयंकर सूखा पड़ा, जिसके कारण अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। ये सूखा पड़ जाता है बंगाल में, जिस कारण से वहां पर सूखे की स्थिति के कारण अकाल की स्थिति जैसी दिखने लगती है। अब कंपनी एक व्यापारिक संस्था न होकर राजनीतिक संस्था के रूप में बदल गई। अभी तक ये व्यापार कर रहे थे तथा इन्होंने जमीन जीतने के बाद में जो युद्ध जीत किए, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, उधर जो दक्षिण भारत में भी इन्होंने बहुत सारे युद्धों को जीता। कर्नाटक युद्ध के बाद में चले जाते मैसूर युद्ध में जीतते हैं। इस तरीके से ये कंपनी न रहकर राजनीतिक संस्था में बदल जाती है। कंपनी द्वारा जनता पर भारी मात्रा में कर लगाया जाता है। अब ये क्योंकि अकाल पड़ चुका था, कंपनी को भी नुकसान हो रहा था, इसलिए भारी मात्रा में कर लगाते हैं। बंगाल के में लगभग 1/3 जनता भूखमरी से मर गई। कंपनी को भारी नुकसान हुआ। उधर प्रथम मैसूर युद्ध में कंपनी को कोई फायदा ना हुआ, बल्कि काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। जो प्रथम मैसूर युद्ध था, हमने देखा था हैदर अली के साथ में होता है कंपनी का, जिसमें कंपनी को कोई फायदा नहीं होता है, बल्कि हैदर अली द्वारा उन पर युद्ध के हेतु जुर्माना लगाया जाता है। और कंपनी के अधिकारी काफी मात्रा में भ्रष्टाचार कर रहे थे, जिससे कंपनी को काफी नुकसान भी हो रहा था। इन सभी कारणों की वजह से कंपनी काफी घाटे में चली गई और कर्ज लेने का फैसला करती है। कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से 1 लाख पाउंड का कर्ज मांगा। जो कंपनी होती है वो ब्रिटिश सरकार की, वहां से जो ब्रिटिश सरकार होती है उससे 1 लाख पाउंड का कर्ज मांगती है। ब्रिटिश सरकार कंपनी की भारत में अच्छी पकड़ को देखते हुए कर्ज देने का फैसला कर लेती है, परंतु ब्रिटिश सरकार कंपनी के कार्यों व कंपनी पर नियंत्रण रखने हेतु एक एक्ट का सहारा लेते हुए कंपनी को कर्ज देना स्वीकार करना मंजूर करती है, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के नाम से जाना गया। इस तरीके से जो नियंत्रण करने के लिए सरकार अपना फैसला उठाती है, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कहा गया। चलिए इसके बारे में और देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की विशेषताएं। अधिनियम ने कंपनी के लाभांश को 6% तक सीमित कर दिया, जब तक उसे ऋण नहीं चुका दिया जाता। जब तक कंपनी ऋण नहीं चुकाएगी तब तक उसे 6% लाभ दिया जाएगा। एक साथ अधिनियम 13/03C 64 द्वारा पारित किया गया और निदेशक मंडल को 4 साल की अवधि तक सीमित कर दिया गया। भारत में कंपनी के मामलों को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया ये पहला कदम था। इसने कंपनी के कर्मचारियों को किसी भी निजी व्यापार में संलग्न होने या मूल निवासियों से उपहार या रिश्वत लेने से प्रतिबंधित कर दिया। जो रिश्वत लेते थे उसके लिए प्रतिबंधित कर दिया। कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करके कंपनी के भारत में 3 प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं। ये कंपनी के भारत में 3 प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं: मद्रास प्रेसिडेंट, बंगाल प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। इस प्रकार से 3 प्रेसिडेंसी बनाई जाती हैं।
चलिए आगे देखते हैं इन प्रेसिडेंसियों के बारे में। इस अधिनियम ने बंगाल के वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसियां बंगाल के नियंत्रण में आ गई। इसने भारत में केंद्रीकृत शासन की नींव डाली। जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी ये सबसे बड़ी थी तथा इसके अधीन 2 प्रेसिडेंसियां बनाई गई। बंगाल का जो प्रेसिडेंसी थी उसमें बंगाल के गवर्नर जनरल थे तथा इधर मद्रास की प्रेसिडेंसी थी उसमें मद्रास के गवर्नर थे और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में बॉम्बे के गवर्नर थे। लेकिन गवर्नर जनरल का जो पद था वो केवल बंगाल की प्रेसिडेंसी में बंगाल के गवर्नर जनरल का पद मौजूद था। चलिए आगे और देखते हैं। बंगाल के गवर्नर बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। जो अभी तक बंगाल का गवर्नर था वो बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाता है। मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करना था। अभी हमने बताया था बंगाल का जो पहले गवर्नर था वो गवर्नर जनरल बन गया। उसका ओहदा बाकी प्रेसिडेंसियों से मद्रास तथा बॉम्बे से ऊपर हो गया। इसलिए मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसियों को उसको रिपोर्ट करना होता था। और बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद बनी। निर्णय बहुमत से लिए जाएंगे और बराबरी की स्थिति में गवर्नर जनरल केवल मतदान कर सकता था। इस अधिनियम ने बंगाल की सर्वोच्च परिषद में गवर्नर जनरल के साथ काम करने के लिए 4 अतिरिक्त लोगों को नामित किया। लेफ्टिनेंट जनरल जॉन क्लेवरिंग, दूसरा है जॉर्ज मॉनसन, रिचर्ड वारवेल और फिलिप फ्रांसिस। ये 4 लोगों को नामित किया जाता है। कलकत्ता के फोर्ट विलियम में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1774 ईस्वी में। ब्रिटिश न्यायाधीशों को भारत में ब्रिटिश कानून प्रणाली को लागू करने के लिए भेजा जाना था। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई जिसमें सर एलिजा स्प्रे पहले मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। न्यायालय के पास सिविल और आपराधिक दोनों प्रकार के अधिकार क्षेत्र थे। मूल और अपीलीय अधिकार क्षेत्र के साथ इसने कंपनी को भारत में अपने क्षेत्रीय कब्जा वापस रखने की अनुमति दी है। इसने कंपनी की पूरी शक्ति नहीं दी, इसलिए इसे विनियमन अधिनियम कहा जाता है, क्योंकि अब कंपनी के पास पूरी शक्तियां नहीं थी जो थी। अब ब्रिटिश कानून के अधीन भी काफी सारी शक्तियां आ चुकी थी। अब इसके कुछ दोषों को देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के दोष। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के प्रमुख दोष निम्न प्रकार हैं। गवर्नर जनरल और बंबई और मद्रास के गवर्नर जनरलों के जो संबंध था वो दोषपूर्ण था। स्पष्ट रूप से कुछ भूमिका का उल्लेख नहीं था। बंबई और मद्रास के गवर्नरों पर बंगाल सरकार का नियंत्रण जरूर था, परंतु यह स्पष्ट नहीं था कि गवर्नर जनरल की बिना अनुमति के युद्ध व संधि होगी या नहीं होगी। इस प्रकार की कोई नियम कानून नहीं था। इस प्रकार का प्रकरण प्रथम मराठा युद्ध के समय देखना पड़ा, जिसमें बंगाल सरकार और बंबई सरकार के मध्य विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई और सूरत की संधि, पुरंदर की संधि, बड़गांव की संधि और सलवाई की संधि ये संधियां विवाद का हिस्सा रही। जब हमने मराठा साम्राज्य का आंग्ल मराठा युद्ध का पढ़ा था तो उसमें हमने इन संधियों का जिक्र भी किया था और उसमें देखा था एक बार जो क्या करते हैं, मराठाओं के साथ में पुरंदर की संधि होती है, फिर सूरत की संधि होती है, फिर रद्द की जाती है बंगाल के साथ में। इस तरीके से चलता रहता है प्रक्रम। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो जरूर देखें। गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल के साथ सुप्रीम कोर्ट का संबंध स्पष्ट नहीं किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ब्रिटिश न्याय प्रणाली का अनुसरण करती थी जो भारत के लिए उपयुक्त नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश के हिसाब से वहाँ के जलवायु स्थिति परिस्थितियों का अलग उस हिसाब से कानून था और भारत की स्थिति परिस्थिति जलवायु के हिसाब से अलग कानून होना चाहिए था। लेकिन ब्रिटिश कानून के हिसाब से यहाँ पर भी जजमेंट किया जा रहा था, ये उचित नहीं था यहाँ के लिए। चलिए अब अगला पिट्स इंडिया एक्ट को। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच नियंत्रण की दोहरी प्रणाली स्थापित करने वाला एक्ट था।
इस प्रणाली को ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट्स द यंगर के नाम पर रखा गया। जो तत्कालिक प्रधानमंत्री वहां के थे विलियम पिट, उनके नाम पर इसे पिट्स इंडिया एक्ट रखा गया। इस एक्ट के जरिए भारत में ब्रिटिश राज्य पर इंग्लैंड और कंपनी का संयुक्त शासन स्थापित किया गया था। इस प्रकार से इस एक्ट की प्रमुख प्रावधान निम्न प्रकार थे। सन 1781 के अनुसार सुधार एक्ट द्वारा यह व्यवस्था की गई कि गवर्नर जनरल अपने निर्णय को रद्द भी कर सकता है। जो गवर्नर जनरल बंगाल का है वो अपने जो दिए गए आदेश हैं उनको वापस भी ले सकता है, उसे रद्द भी कर सकता है। गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई। इस एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी की वाणिज्यिक और राजनीतिक गतिविधियों को अलग कर दिया। इस एक्ट के जरिए कंपनी के वाणिज्यिक मामलों का प्रबंधन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को दिया गया। वहीं राजनीतिक मामलों का प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बनाया गया। बिना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की आज्ञा के किसी के साथ युद्ध अथवा संधि नहीं की जाएगी जब तक वह अंग्रेजों की सुरक्षा के लिए आवश्यक ना हो। जब तक कोई अंग्रेजों के ऊपर हमला ना किया जाए या उनकी जान माल के लिए या किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो, तब तक किसी के साथ ना तो संधि होगी ना ही युद्ध होगा। और ये भी निर्णय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की आज्ञा से लिए जाएंगे। चलिए आगे और देखते हैं। इस एक्ट के जरिए कंपनी के भारतीय प्रदेशों को पहली बार भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा गया, क्योंकि ब्रिटिश संपत्ति के अधीन हो गया तो पहली बार ब्रिटिश संपत्ति का शासन कहा गया। इस एक्ट के तहत कंपनी के नागरिक, सैन्य और राजस्व मामलों पर नियंत्रण रखने के लिए 6 सदस्यों के नियंत्रण बोर्ड को बनाया गया। इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को वीटो पावर प्रदान की गई। जो गवर्नर जनरल था उसके पास अब वीटो पावर आ गई थी, जो अभी 1773 के अधिनियम में हमने देखा था विवाद की स्थिति, लेकिन 1784 में अब उसके पास बहुत सारी पावर आ गई। इस एक्ट में सिविल और सैन्य अधिकारियों को भारत और ब्रिटेन में अपनी संपत्तियों के बारे में जानकारी देनी थी, क्योंकि पता लग रहा था कि जो यहाँ के अधिकारी थे वो क्या कर रहे थे, घूसखोरी कर रहे थे, लूटमार मचा रहे थे, तो इसलिए उनको अपनी संपत्तियों का ब्यौरा ब्रिटेन में देना होगा। अगला है चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट 1793 जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1793 के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम था। यह अधिनियम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए गए चार्टर को नवीनीकृत करने के लिए पारित किया गया था। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न थे। हमने बताया था जो पहले के प्रावधान थे उसमें जो दोष थे उसे नवीनीकृत किया गया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को स्थापित किया गया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे उसके व्यापार को स्थापित किया जाता है। इसने गलत हो गया, माफ कीजिएगा, 2 बार टाइप हो गया। इसने भारत में सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया। इसने भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों के दायरे को बढ़ाया। इसने गवर्नर जनरल की शक्तियों को भी बढ़ाया। जो भी गवर्नर जनरल की शक्तियां सीमित थी उसे अब पावर मिलने लगी। चलिए आगे और देखते हैं। इसने राजस्व प्रशासन को न्यायिक कार्यों से अलग कर दिया। इसने अपनी वरिष्ठ अधिकारियों को भारत बिना पूर्व अनुमति के छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसने बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसियों को फोर्ट विलियम में पर्यवेक्षण के अधीन रखा। इसने कलकत्ता, मद्रास और बम्बई के नगरों को अच्छी व्यवस्था और शासन के लिए प्रावधान किया जाता है। अगला हम देखते हैं चार्टर एक्ट 1813 को। चार्टर एक्ट 1813 के प्रमुख प्रावधान निम्न प्रकार थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार अब समाप्त कर दिया जाता है। जो चार्टर एक्ट 1813 आता है इसके तहत क्या करते हैं, जो कंपनी का अभी तक भारत में एकाधिकार था व्यापार का उसे समाप्त कर दिया जाता है। चाय तथा चीन के साथ व्यापार में कंपनी का एकाधिकार बना रहा। जो चाय का व्यापार था और चीन के साथ जो व्यापारिक मामले थे उन पर अभी भी कंपनी का एकाधिकार था, बाकी सब में अधिकार खत्म कर दिए जाते हैं। कंपनी के शासन को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। मतलब अगला चार्टर एक्ट 1833 में आना तय हो गया, क्योंकि अब 20 वर्षों के लिए इसे बढ़ाया जा रहा है। व्यापारिक गतिविधियों पर कंपनी के एकाधिकार की समाप्ति। कंपनी का लाभांश 10.5% तक
कर दिया गया, क्योंकि अभी 6% था, अब उसने कर्ज चुका दिया था तो उसे 10.5% तक कर दिया गया। भारत की शिक्षा प्रणाली की उन्नति के लिए 1 लाख रुपए निर्धारित किया गया, क्योंकि भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास के लिए 1 लाख रुपया निर्धारित किया गया। नियंत्रण बोर्ड को अधिक शक्तियां दी गई और मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति प्रदान की गई। जो अंग्रेज मिशनरी थे ईसाई धर्म के, उनको भारत में धर्म प्रचार की अनुमति मिली और नियंत्रण बोर्ड की शक्तियों को विस्तृत कर दिया जाता है। चलिए आगे अगला चार्टर एक्ट देखते हैं। चार्टर एक्ट 1833। 1833 का चार्टर अधिनियम औद्योगिक क्रांति के कारण ग्रेट ब्रिटेन के में हुए कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तनों के विरुद्ध लागू किया गया था। सरकार के दृष्टिकोण के अनुसार औद्योगिक उद्यम के प्रति हस्तक्षेप के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। उदारवादी आंदोलन 1832 में सुधार अधिनियम का यह परिणाम था। इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। जो एकाधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय तथा चीन के साथ व्यापार, उसको भी अब समाप्त कर देते हैं। अभी तक कंपनी चाय और चीन के साथ व्यापार में एकाधिकार जमाए हुए थी, उसे भी खत्म कर दिया जाता है। बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। इस एक्ट में क्या होता है, जो अभी तक बंगाल का गवर्नर जनरल था अब उसे संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है और सारी शक्तियां अब उसके अधीन आ जाती हैं। बंबई और मद्रास के पास से विधायी शक्तियां अब केवल भारत के गवर्नर जनरल के पास चली गई। जो अभी बताया था हमने, सारी शक्तियों का पावर उसके पास आ जाता है। जिस प्रकार भारत में राष्ट्रपति के पास सबसे ज्यादा पावर होती है, उसी प्रकार ये क्या करते हैं, भारत का जो गवर्नर जनरल बनता है उसके पास पूरे भारत की शक्तियां आ जाती हैं। अब बंबई हो या मद्रास हो, किसी की भी कुछ नहीं चलने वाली थी। भारत के गवर्नर जनरल को सभी नागरिकों और सैन्य शक्तियां प्रदान की गई। जैसा हमने बताया था, सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां उसके पास हैं। पहले भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक बने। जो पहला गवर्नर जनरल बनता है भारत में, वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक बनता है। सभी भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए भारतीय विधि आयोग की स्थापना की गई तथा इस आयोग के पहले अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को बनाया गया। अभी हम जब शिक्षा आंदोलन को पढ़ेंगे आगे चल के, तब लॉर्ड मैकाले का काफी ज्यादा जिक्र देखने को चार्टर एक्ट 1853 जो 1833 था, उसके बाद पुनः 20 वर्षों के लिए बढ़ाया जाता है और 1853 में इसे फिर से लागू किया जाता है। चार्टर एक्ट 1853 के साथ ही अलग अलग प्रेसिडेंसियों की स्थापना अस्तित्व में अवधारणा आ जाती है। इस एक्ट ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को पंजाब राज्य के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी नियुक्त करने का अधिकार दिया। जो एलजी नियुक्त करने का अधिकार क्यों जरूरत पड़ गई, क्योंकि पंजाब अब इन्होंने कंपनी के अधीन आ चुका था। क्योंकि 1848 में हमने देखा था युद्ध होता है जिसमें राजा दिलीप सिंह को दिल्ली वहां इंग्लैंड भेज दिया जाता है। उसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य का अंग पंजाब रियासत आ जाती है। इस कारण से इन्हें एलजी की नियुक्ति करना, क्योंकि सीमावर्ती राज्य था, इन्हें बाहरी विदेशियों से खतरा भी था, इसलिए इन्हें एलजी की नियुक्ति वहां पर करनी पड़ती है। इसलिए 1858 में एक नई प्रेसिडेंसियों की शुरुआत होती है। इस एक्ट में कार्यपालिका और विधायिका संबंधी सभी शक्तियों को पृथक कर दिया जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी जाती है। इसमें 1/3 यानी 6 लोगों को ब्रिटिश क्राउन द्वारा नामित किया गया था। सिविल सेवकों के चयन और भर्ती की खुली प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। इसमें इसके द्वारा भारतीयों को भी मौका मिलने लगता तथा सत्येंद्रनाथ टैगोर जो होते हैं वो पहले भारतीय सिविल सेवक बनते हैं। इससे पहले कोई भी नहीं होता है भारतीय, क्योंकि अब 1853 के एक्ट के तहत इनको भी मौका मिलता है और ये सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय आईएएस अधिकारी बनते हैं। चलिए आप देखते हैं अगला अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1858। इसके बाद आना तो 20 वर्षों बाद था, लेकिन 1858 में आना क्यों हुआ इसे हमें पता है अच्छी तरीके से। 1857 की क्रांति। अब देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858 ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम था। ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर ब्रिटिश सत्ता हस्तांतरित कर दी गई। इस अधिनियम की प्रमुख प्रावधान निम्न प्रकार थे। इस अधिनियम के तहत
भारत के गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया जाता है। वायसराय भारत में ब्रिटिश राज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था, क्योंकि वायसराय था तो सीधा प्रतिनिधित्व कर रहा था ब्रिटिश सरकार का। महारानी विक्टोरिया वायसराय और सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर की नियुक्ति करती थी। जो महारानी विक्टोरिया थी तत्कालिक, वो वायसराय और जो जितनी प्रेसिडेंसियां थी उनके गवर्नरों की नियुक्ति सीधे विक्टोरिया करेगी। अब भारतीयों को बिना किसी भेदभाव के अपनी योग्यता के आधार पर सिविल सेवाओं में सेवा करने की अनुमति मिल जाती है। उसी के बाद हमने देखा था सत्येंद्रनाथ टैगोर भी आते हैं सामने। इस अधिनियम के तहत भारतीय राजकुमार और सरदार अपनी स्थिति का आनंद ले सकते थे। जो भारतीय राजकुमार थे तथा रियासतों के जो छोटे छोटे सरदार थे वो अपनी स्थिति पर बने रह सकते थे, बशर्ते वे ब्रिटिश ताज और प्रशासन के प्रति वफादारी की घोषणा करें, क्योंकि जो अंग्रेज सरकार कहेगी उसके अधीन चलेंगे और वो अपने जो अस्तित्व था उसे बरकरार रख सकते थे। इस अधिनियम के तहत निदेशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत व्यपगत के सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया। जो व्यपगत का सिद्धांत डलहौजी की हड़प नीति थी वो सारे खत्म कर दिए जाते हैं। इस अधिनियम के तहत व्यवस्था में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को शुरू कर दी गई। इस अधिनियम के तहत कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को पृथक कर दिया जाता है। अब कंपनी हट जाती है यहाँ से, अब सीधे ब्रिटिश क्राउन की हुकूमत भारत में आ जाती है और अब ब्रिटिश के अधीन यानी अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हो जाती है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम अगले विद्रोहों को देखेंगे, प्रमुख विद्रोह को। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।